2 दिन खूब मज़े काटती थी, सीरीज देखती थी, गाना सुनती थी, 8-8 घंटे सोती थी। आखिरी के 2 दिन में याद आता था कि यार पढ़ लेते हैं, वरना नंबर नहीं। मैंने आप बिलीव नहीं करें कि मैंने 12th में यूट्यूब खोला ही नहीं। बट हाँ, आई थिंक मेरा कॉमर्स से हमेशा एक प्यार रहा है कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे इंटरेस्ट। मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत प्रोकास्टिनेट करती हूँ। बट सबने किया साइंस ही है, बट है सब बैकग्राउंड बिजनेस वाला ही। इंडियन पे ध्यान दो भाई, इंडियन भी 40 मार्क्स की आती है, मैक्रो भी 40 मार्क्स की आती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम रिपीट नहीं करना चाहती या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट है? वन टिप आई गिव यू, MCQ बहुत जलाती है, उसको जो झिलाएगा वो MCQ ही होने वाला है। MCQ ही झिलाया। बट हाँ, इसी में नंबर कटे थे, 4 नंबर कटे थे। So that means 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी MCQ भी गलती से। मैं शुरुआत से एक अच्छी बच्ची रही हूँ स्टडीज में। वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑफ अवर कॉमर्स क्लब, जहाँ पे आज हम लोग साथ में हैं अदिति के, और अदिति ने स्कोर किया है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में नियर अबाउट 7th रैंक with the percentage 96.6। वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर कॉमर्स क्लब पॉडकास्ट। और अदिति हमारी स्टूडेंट रह चुकी है अभी से 2 साल पहले से, दैट मीन्स क्लास 11th एंड क्लास 12th, दैट मीन्स द होल कॉमर्स जर्नी जो है वो कॉमर्स क्लब के साथ ही गुजरा है उसका। और उसके बाद एक अच्छा खासा अचीवमेंट अनलॉक करना, जहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट का टॉप 1 रैंक गया है और इसके बीच में सिर्फ 6 नंबर का गैप रह गया है। बहुत सी वैल्यूज ऐड होंगी आपके लाइफ में और बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिससे आपकी क्लास 12th और 11th की प्रिपरेशन में बहुत 4 चांद लग सकते हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान रखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मोस्ट वेलकम अदिति अगेन। थैंक यू। और सबसे पहले तो तुम अपना ये बता दो कि भाई साहब कहाँ से जर्नी शुरू किया था, कॉमर्स क्यों लिया, क्या इससे पहले कुछ और सोचा था कि कॉमर्स के अलावा भी कुछ दिमाग में था, और अगर लिया तो क्लास 12th के बाद कोई एम था क्या? एक्चुअली मैं शुरुआत से एक अच्छी बच्ची रही हूँ स्टडीज़ में, एंड कहा जाता है कि जब अच्छा पढ़ने में होता है उसको साइंस लेना चाहिए। बट साइंस वाज समथिंग आई वाज नेवर इंटरेस्टेड इन। वो ऐसे पढ़ा जाता था कि बस अच्छे नंबर आ जाए, टॉप कर जाए, बस काम खत्म। कभी इसमें इंटरेस्ट नहीं जगा। मेरी फैमिली पूरे बिजनेसमैन ओरिएंटेड है, तो मैंने हमेशा सबको अकाउंट्स बनाते हुए देखा है कि वो बही खाता बन रहा है, उसका RTGS हो रहा है, NFT होता है, पता नहीं होता था ये सब क्या हो रहा है। बट हाँ, आई थिंक मेरा कॉमर्स से हमेशा एक प्यार रहा है कि हाँ ये एक अच्छी चीज़ है, मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। पूरा फैमिली बैकग्राउंड ही कॉमर्स से रिलेट किया। हाँ, बट सबने किया साइंस ही है, बट है सब बैकग्राउंड बिजनेस वाला ही। ओके, तो दैट मींस वो साइंस लेके ही कहीं ना कहीं कॉमर्स का पूरा का पूरा ओरिएंटेशन। वो एक्चुअली होते हैं ना कि उस टाइम पे लड़के साइंस लेते, लड़की बायो ले लेती थी, ऐसी सिस्टम चला है मेरे फैमिली में। ओके, आफ्टर क्लास 12th का कोई एम था कॉमर्स का? ऐसा कोई एम नहीं था, ये था कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो उसके लिए प्रेप करनी है। हायरार्की वही बिजनेस वाले ही कंटिन्यू रखनी है? हाँ, मुझे कोई जॉब मतलब लाइक साइंस वगैरह में तो जाना ही नहीं था, बट हाँ हायरार्की बिजनेस वाली ही रखनी है। ओके, अगर हम लोग बात करें द होल क्लास 12th जर्नी, क्लास 11th का बेसिक्स क्लास 12th में तुम्हारे कितना काम आया? आई थिंक क्लास 11th अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो 12th उतना मुश्किल नहीं है। कहा जाता है कि 11th इज लाइक 10% ऑफ 12th, बट मेरे लिए 12th ज़्यादा इजी था एज कम्पेयर टू 11th, क्योंकि 12th में बहुत अच्छे से मॉडरेट वे में सब एक साथ अच्छे से बेस क्रिएटेड था, तो इट वॉज नॉट वेरी टफ, अच्छा था। तो अगर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स में 6th और 7th रैंक होल्ड करने वाली एक लड़की से, तो उसका स्ट्रैटेजी क्या रहा था कि उसने मतलब इस तरीके से रैंक होल्ड कर ली, टॉप 10 रैंक में, मतलब 10 बच्चों के बीच में एक पोजीशन होल्ड किया तुमने, तो क्या स्ट्रैटेजी रहा? अगर किसी और बच्चे को, हमारे जो स्टूडेंट देख रहा है, उसको भी ऐसे स्कोरिंग करना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा जो अदिति ने किया अपने पास्ट में? मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगी तो आप हंसोगे। जैसे हमने सुना है कि जो टॉप करता है बच्चा वो रोज पढ़ता है 6 से 8 घंटा। मैं वैसी बच्ची हूँ जो साल में 6 ट्रिप लगाती हूँ, छुट्टी भी बहुत मारती हूँ, बट जो पढ़ती हूँ वो सही पढ़ती हूँ। दिन में 2 घंटा निकाला, बट 2 घंटे में ऐसा पढ़ा कि मुझे साल भर याद रहा। मेरी ये स्ट्रैटेजी थी, एंड सबसे ज़्यादा मैंने लास्ट के 2 महीने में की है, क्योंकि 2 महीने में मैंने नंबर खींचे हैं। पहले था कि हाँ मेरे हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स में अच्छे नंबर आए थे, ऐसा कोई बुरे नंबर नहीं थे, 93-94% थे। बट लास्ट के 2 महीने मैंने जितनी PYQs हो गए, क्वेश्चन बैंक्स हो गए, सैम्पल्स हो गए, सब सॉल्व किया, बिकॉज लाइक दैट वाज द मेन थिंग दैट लेड टू मी गेटिंग 96.6%।
ऐसी कोई स्ट्रैटेजी एज इन जो होनी चाहिए कि 6 घंटा रोज पढ़ना या 12 से पढ़ना, मेरा वो सब नहीं था। मैं ऐसी बच्चे थोड़ा पढ़ के निकाल लेती हूँ। तो मतलब यहाँ पे हमने ये देखा है कि जितना भी प्रिपरेशन करी जाए वो 100% प्योर के, उसके अलावा फिर कोई मटर गश्ती नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप जितनी देर पढ़ रहे हैं, भले वो 1 घंटा ही क्यों ना सही, हाँ, वो बेस्ट होना चाहिए। हाँ, ये बात मेरे फ्रेंड्स आप मानेंगे नहीं, मेरे फ्रेंड्स मुझसे ये कहते थे कि अरे तुम इतना घूमती हो, मेरे नंबर कैसे आ जाते हैं? मेरे को पता नहीं यार, दिमाग थोड़ा शार्प है। बट हाँ, मेरा हमेशा से यही रहा है कि मैं थोड़ा पढ़ के अच्छे नंबर लाने की कोशिश करूंगी, नॉट लाइक 6 घंटे पढ़ के रट्टा मारना समथिंग आई कांट एवर डू। ओके, तो अगर देखा जाए तो वैसे अगर स्टूडेंट्स जितने आप लोग देख रहे हैं कि हर बच्चे का स्ट्रैटेजी अपनी तरह अलग होता है। अगर ऐसा तुमने भी कोई टॉपर का स्ट्रैटेजी देख के कॉपी पेस्ट किया था क्या? नहीं। तो नहीं, मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का यही दिक्कत रहता है कि वो सबसे ज्यादा क्या करता है कि दूसरों का कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता है, जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। ये तो है, आप दूसरे की सक्सेस कॉपी नहीं कर सकते। बिल्कुल से बहुत बड़ी बात है तो, कि आप दूसरे के सक्सेस जो पाथ्स है उसको कॉपी नहीं कर सकते। बहुत रेयर चांस है कि कभी मिक्स मैच हो जाए। ओके, अगर मैं देखूं आपके जो नियर अबाउट 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं और उसके साथ एडिशनल सब्जेक्ट जो था कंप्यूटर्स था। कंप्यूटर्स लोग कहते हैं कि उनका जो परसेंटेज है वो डाउन कर देता है। अक्षत का हमारा पॉडकास्ट हुआ था तो उसने कहा था कि जो मेन प्लेयर था जिसने 97 से हमें 92 पे गिरा दिया वो कॉमर्स था, कंप्यूटर्स था। तो क्या तुम्हारे पास भी वैसे कंप्यूटर ही था? क्या तुम्हारे साथ भी ये सेम केस था कि जो हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है वो हमारे परसेंटेज को गिरा रहा है? एक्चुअली मेरा 11th में परसेंटेज कंप्यूटर के हिसाब से गिरा था, क्योंकि एक मेन ये भी था कि मैंने कंप्यूटर पढ़ा भी नहीं था, वो ऐसे छोड़ दिया था जैसे वो तो हलवा है, वो तो हो जाएगा। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, उसको आप पढ़ो तो आपको बहुत ईजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है, आपको बस पढ़ने की देरी है। क्योंकि ये हम लोग का, जैसे मैं जैसी बच्ची हूँ, मेरा ये 3 डोमेन सब्जेक्ट हो गया, बाकी 2 तो हो ही जाएंगे। बट ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, दैट्स अ वन मिस्टेक आई डिड। इंग्लिश और आपके एडिशनल सब्जेक्ट उस पर भी ध्यान दो, क्योंकि वो ये नहीं गिना जाता है कि आपके 3 सब्जेक्ट में कितने नंबर है, गिना जाता है आपके 5 सब्जेक्ट में कितने नंबर आए। कंप्यूटर ओवरऑल ठीक था, नॉट वेरी टफ, नॉट वेरी इजी, इट्स डूएबल। क्या स्ट्रैटेजी था कंप्यूटर्स के लिए? लास्ट के 4 दिन पढ़ाई। अगेन आई विल से सबका क्राइटेरिया स्कोरिंग का अलग होता है। हाँ, जैसे मेरे फ्रेंड्स उन्होंने बहुत दिन पढ़ाई की तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए। कंप्यूटर मैंने पढ़ा है, मैंने प्री बोर्ड से स्टार्ट किया था पढ़ना, उसके बाद मैंने प्रैक्टिकल लगाया एंड ऑल। बट लास्ट के 4 दिन थे, मैंने हाँ इसमें निकालना पड़ेगा वरना बाकी सब मेहनत चली जाएगी मेरी। ओके, तो अच्छा आदिति, अगर हम देखें तो तुम्हारे एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में हो गए, लैंग्वेजेस के बारे में तुम जो जूनियर्स हैं तुम्हारे उनको क्या टिप देना चाहोगे? लैंग्वेजेस में मेरे पास हिंदी था ही नहीं। हिंदी वो एक सब्जेक्ट था, इसने 10th में मेरे परसेंटेज गिराए थे तो मैंने कभी लिया ही नहीं उसको। इंग्लिश सीबीएसई की टफ आती है कंपैरेटिवली टू। इस बार का जो इंग्लिश का पेपर था वो कंपैरेटिवली पिछले ईयर्स के पेपर से भी टफ था। इंग्लिश पे अगर आप सोच रहे हैं कि आप रट्टा मार लेंगे तो आप इंग्लिश में नंबर नहीं आएंगे, दैट्स द वन रियलिटी यू विल हैव टू एक्सेप्ट। इंग्लिश में आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, रेफरेंस उठानी पड़ेगी। आई प्रेफर कि आप बीबीसी कॉम्पैक्ट एक बुक है उसको अगर आप पढ़ लें तो आपके 90% प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इंग्लिश को प्लीज़ मत छोड़िए कि कह के कि ये तो इंग्लिश है तो हो जाएगी लास्ट मोमेंट में। हाँ, क्योंकि इंग्लिश है समथिंग जो मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने जिस सब्जेक्ट ने मेरे फ्रेंड्स का परसेंटेज गिराया वो इंग्लिश ही गया। ओके, तो बेसिकली बच्चों आप ध्यान रखना कि आपका जो एडिशनल सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन ही क्यों ना, और आपका लैंग्वेजेस दैट मीन्स आपका इंग्लिश और हिंदी, इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा और इनिशियल स्टेजेस पे ही ध्यान देना है। ये तो सारे हमारे साइड सब्जेक्ट्स हो गए। मेन डोमेन सब्जेक्ट्स पे आते हैं, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड अकाउंटेंसी। सबसे ज़्यादा किसने दिक्कत दी? किसी ने नहीं, किसी अच्छे से हो गए। इनका श्रेय मैं सरी को देना चाहूँगी। मेरे स्कूल में टीचर्स ऐसे नहीं थे कि अच्छे या बुरे नहीं थे, इट लाइक्स कि उनका टीचिंग का ढंग बहुत डिफरेंट था, जो मैं जिस ढंग से मैं समझती हूँ। मैं ऐसी लड़की हूँ जो लॉजिक से पढ़ना पसंद करती हूँ, नॉट लाइक कि उसको रट लेते हैं, ये जर्नल एंट्री रट लेते हैं, ये फॉर्मूला रट लेते हैं, आंसर हो जाएगा। मैं ऐसे पढ़ नहीं पाती, फिर मेरा होता है कि तो बोरिंग है, मुझे बोरिंग चीज़ें नहीं पसंद। तो सर ने लाइक एक एक चीज़ को अच्छे से समझाया, वो राइट ऑफ रिटर्न ऑफ क्यों होता है, वो एक चीज़ थी हमेशा भी दिमाग में रही कि ये क्यों रहता है। तो उन्होंने समझाया कि बेटा ऐसे इसीलिए होता है, इसलिए राइट ऑफ रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो हाँ, ये चीज़ तो रही है कॉमर्स क्लब में कि जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने क्या कहते हैं
समझाइए, वो तो प्योर लॉजिक के साथ गया है। और इसी के चक्कर में क्या कहते हैं, बहुत से बच्चों का बहुत कॉम्बैट भी हो जाता है स्कूल्स के साथ। और मतलब ये चीज़ रहती है कि कभी उनकी उधर से पटरी नहीं खा रही और उसके बाद दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, जैसा पोर्ट्रे किया गया क्लास 11th में और या फिर क्लास 12th के मिड में, क्या एक बहुत बड़ा डिफरेंस था तुम्हारे प्री बोर्ड्स के जो क्या कहते हैं रिजल्ट में और बोर्ड्स के रिजल्ट में? मेरे प्री बोर्ड्स में 91% थे एंड बोर्ड्स में 96% थे। तो दैट मींस गैप था। गैप तो था। तुमसे आगे भी क्या बच्चे आ रहे थे प्री बोर्ड्स में? हाँ, मेरी जो जिसने कॉमर्स में सेकंड टॉप किया वो उस टाइम में से आगे थी प्री बोर्ड्स में। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। बच्चों ध्यान रखना कि प्री बोर्ड्स में अगर आपके नंबर कम भी आ रहे हैं तो दैट मींस इट्स स्टिल अ होप। और स्कूल की चेकिंग में और स्कूल के पेपर मेकिंग पैटर्न में और बोर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। हाँ, ये तो है। मेरा इंग्लिश में कभी स्कूल में 70 के ऊपर गया ही नहीं, 80 आउट ऑफ में। अब मेरे बोर्ड्स में 98 आया अपॉन 100। ये चीज़ तो देखी जा रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है कि हाँ, सबसे ज़्यादा टैकल आउट सब्जेक्ट्स था, वो उसमें तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं थी। अगर अकाउंटेंसी की शुरुआत भाई कभी ना कभी तो शुरू की ही थी, जो शुरुआत से लेके एंड तक का स्ट्रैटेजी था, दैट मीन्स जिस तरीके से तुमने प्रिपरेशन करी, उसमें से कोई ऐसे वैल्यूएबल टर्म्स जो स्टूडेंट्स के काम आ जाएं? अकाउंटेंसी को पढ़ने का मेन गुरु मंत्र क्या है? कि अकाउंट्स प्रैक्टिस पे चलती है। अगर जब तक आपने अकाउंट्स प्रैक्टिस नहीं की, आई एम श्योर आपके 90 के ऊपर नहीं जा रहे अकाउंट्स में। कितने स्कोर तुमने करे? मेरे 98 थे। मतलब 100 में से सिर्फ 2 नंबर कम। कहाँ कट गए 2 नंबर? MCQ। आई गेस कॉम्पिटेंसी नहीं, एक्चुअली मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया जानबूझ के, गलती से। मतलब आंसर क्वेश्चन पेपर में सही लगाया था, आंसर शीट में गलत लिख दिया। ओके, ये तो एक के साथ हो सकता है, 2 के साथ कैसे? एक का तो मुझे पता है, एक कहाँ गया मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने मैच किया था, बाकी सब MCQ तो सही थे। सो दैट मींस 2 क्वेश्चन गलत हुए, वो भी MCQ भी गलती से। दैट मींस अगर तुम थ्योरेटिकल पोर्शन या फिर मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन पूरा देखो, 3 मार्कर और 6 मार्कर, वो तुमने पूरा का पूरा सही करके। हाँ, मेरा गलत जो है MCQ में है। दैट्स वन टिप आई विल गिव यू। MCQ बहुत जलाती है उसको प्रिपरेशन। दैट्स व्हाट आई सेड। मैंने इनिशियल स्टेजेस में जब मैं प्रिपरेशन जनवरी एंड फेब में करवा रहा था PYQs की, तो मैंने चीज बताई थी कि जो झिलाएगा वो MCQ ही होने वाला है। ही झिलाया। अगला अदिति जो क्वेश्चन है वो है कि इकोनॉमिक्स, ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक्स, लोगों को इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है। कितने स्कोर किए इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मेरे 97 था। 97। दैट मींस आपका 3 नंबर कहीं ना कहीं हाँ। कटा। ये कहाँ कटा? 3 नंबर, मुझे क्वेश्चन भी याद है, लिबर्टी इंडिकेटर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो गलत था मेरा, मुझे याद नहीं है। एक MCQ भी गलत होगा अंकित, MCQ में सब मार्क्स मेरे MCQ में कटे। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक्स का जो क्या कहते हैं मेन गुरु मंत्र क्या है कि इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए संदीप इन द इनिशियल स्टेजेस? संदीप का। कुछ लोग VK ओहरी जो है, चलो नहीं VK ओहरी ठीक है। VK ओहरी मतलब टीचर प्रोस्पेक्ट से ज्यादा सही है, स्टूडेंट प्रोस्पेक्ट से नहीं। VK ओहरी अगर आपको करनी है तो आप BST के करिए, बट इकोनॉमिक्स के लिए संदीप गर्ग इज द बेस्ट। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इंडियन पे ध्यान दो भाई। इंडियन भी 40 मार्क्स की आती है, मैक्रो भी 40 मार्क्स की आती है। इसमें मतलब कि मैक्रो पढ़ लिया तो नंबर आ जाएंगे, नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। इंडियन पे भी ध्यान देना। मेजॉरिटी ऑफ टाइम है 80% बच्चा क्या करता है, 80% टाइम जो है वो मैक्रो में जाएगा, 30% बच्चा कुछ आपका उसमें चला जाता है। दैट विल बी और आपका इंडियन इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी दिक्कत डेट्स पूछेगा। एक का क्वेश्चन था, हाँ, वो मैच द फॉलोइंग टाइप में। मैच द फॉलोइंग। उसके अलावा जो इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल जो मिथ फैला के रखा गया कि डेट्स आनी है, वो जो लास्ट कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान चाइना है उसमें इतनी सारी डेट्स, क्या इतना सारा डेटा पूछा गया? अरे हम लोग को तो डराया गया था कि हाँ आएगा कंपैरेटिव स्टेटमेंट से डेट पूछा है, ऐसा कुछ नहीं पूछा जाता है। आपको सीधे डेटा दिया जाता है, आपको बताना है कि ऐसा क्यों हुआ। एनालिसिस आपको अपने भाव में स्पष्ट करना है। हम लोग का क्वेश्चन आया था सेक्स रेशियो में क्यों डिफरेंस था। इतना इजी क्वेश्चन, आपको आंसर बताएं, सिर्फ ये बताना क्यों था, नॉट कि आपको उसके फिगर स्टेट करने हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा, इसके बाद अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करें, ये आपका नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है और लोग नेशनल इनकम कैलकुलेशन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं NPAT FC निकालने के लिए, बट इन रियलिटी वैसा क्वेश्चन फंसता ही नहीं। क्या इस साल भी यही चीज़ हुई थी? बहुत इजी आया था NPAT FC का क्वेश्चन, बहुत ही इजी आया था। इतना इजी मतलब मैंने कम से कम 50-60 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे नेशनल इनकम के, क्योंकि हमसे कहा गया था कि 6 नंबर क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड आया भी था, मेरे ख्याल से 4 या 5 नंबर क्वेश्चन आया था, बट बहुत इजी आया था। आपने अगर प्रैक्टिस किया है तो निकल जाएगा आराम से, कुछ घबराने की बात नहीं है इसमें।
लास्ट बट नॉट लीस्ट द मोस्ट अंडररेटेड सब्जेक्ट दैट इज योर बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही लाइन रट के चले जाएं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ओवरऑल आपके केस स्टडी ज़्यादा आते हैं इन कंपेरेटिव टू थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। अगर आप केस स्टडी में पहचान पाएंगे कि हाँ ये फैक्टर पूछा जा रहा है, ये फीचर पूछा जा रहा है, तो आप आंसर कर पाएंगे, वरना तो आप सिर्फ केस स्टडी पढ़ते रह जाएंगे कि पूछ कर आपको भी नहीं पता चलेगा। तो दैट मीन्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ द कम्पिटेंसी लेवल क्या उसको बहुत हार्ड क्रिएट कर रहा है बिजनेस स्टडीज़ को, या फिर हाँ अभी भी मॉडरेशन में इतने ज़्यादा कुछ कठिन नहीं आते? बीएसटी मॉडरेशन में ही आती है, ऐसे कुछ कठिन नहीं आती। आई थिंक मेरे साथ मुझे इजी लगी थी बीएसटी करने में, बट मेरे नंबर कटे थे, पता नहीं क्यों कटे थे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरे साथ से तो मैं सब सही करके आई थी। बट हाँ बीएसटी में नंबर कटे थे, 4 नंबर कटे थे। बट आई थिंक बीएसटी अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने केस स्टडीज हो जाएगा। अच्छा, ये तो हो गई सब्जेक्ट्स की बात। एक बहुत बड़ा मिथ, भ्रांति फैली हुई है हमारे पूरे के पूरे एजुकेशन सेक्टर में, कॉमर्स में, जब भी नीड हो यूट्यूब खोल लो। मैंने, आप बिलीव नहीं करें कि मैंने 12th में यूट्यूब खोला ही नहीं, मतलब एक बार नहीं खोला। मैं 2 चीज़ पर रिलाई करती थी, एक जो हमको सिखाया जाता था, सर ने सिखाया, स्कूल में सिखाया, एंड एक मैं अपने खुद की स्टडीज़ पर रिलाई करती थी। आई थिंक सो अगर कोई बच्चा बार बार कंसेप्ट इन क्लैरिटी में, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, यूट्यूब ओपन कर रहा है, तो डू यू सीरियसली थिंक क्या उसके हेल्प आउट हो रहा है या फिर माइंड पैरालाइज कर रहा है वो? एक्चुअली मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। मैं जैसे कहा, मैंने यूट्यूब एक बार भी नहीं खोला, मुझे पता भी नहीं यूट्यूब पे क्या कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो मतलब यूट्यूब के अलावा अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा मेन जो फ्रेंड होना चाहिए वो हमारी बुक्स होनी चाहिए। हाँ, आपके मेन फ्रेंड आपकी बुक्स होना चाहिए और आपकी मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप घर पे पढ़ रहे हो तो बहुत चांस है कि आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, बट अगर आप सिर्फ इस बेसिस पे करो कि हाँ वो स्कूल में पढ़ा दिया गया है, ये हो जाएगा, नहीं होगा भाई, एकदम नहीं होगा। सेल्फ स्टडी प्लेज अ लॉट। Okay. The last but not least question, एक ऐसी टिप जो सारे के सारे स्टूडेंट्स को तुम देना चाहो, एक मतलब नहीं, एक पूरा निचोड़ पूरे क्लास 12th का एक्सट्रैक्ट एक लाइन में या फिर 2-3 लाइन के अंदर जो जूनियर्स को देना चाहती हो, सारे सब्जेक्ट मिला के, अपनी प्रिपरेशन एंड स्टडी स्ट्रक्चर को मिला के, वो क्या होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? आई थिंक 2 वर्ड्स, प्रैक्टिस और कंसेप्ट। ये 2 चीज कर ली तो यू आर इन द सेफ जोन। यानी प्रैक्टिस करते रहना है स्टूडेंट्स, जैसी भी क्या कहते हैं सिचुएशन से आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस। लेक्चर्स को छोड़ना नहीं है। नहीं। इसके बाद अगर तुम्हें दोबारा से मौका मिले, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की क्लास 12th में तुम दोबारा से पहुंच गए, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तुम रिपीट नहीं करना चाहती या फिर बहुत ज़्यादा गिल्ट है, या फिर तुम्हें कौन सी चीज़ नहीं पसंद है, मतलब जो तुमने किया है बट तुम्हें नहीं करना चाहिए था? 2 चीज़, एक तो क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम के टाइम बेकार में नंबर गवाना, लाइक एमसीक्यू गलत टिक कर देना या समथिंग लाइक दैट, मतलब एमसीक्यूज पे ज़्यादा प्रिपरेशन मतलब ध्यान देना। एंड दूसरा अपने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। मेरा कंप्यूटर में नंबर 1% मेरा सिर्फ कंप्यूटर ने गिराया था, तो उस पर थोड़ा ध्यान दे देते तो। अगर फिजिकल एजुकेशन होता तो शायद डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आपका पोजीशन। फिजिकल एजुकेशन में तो पास भी नहीं होते। अरे हिंदी नो कमेंट्स। तो मतलब कंप्यूटर था तो अच्छा, मैथमेटिक्स भाई हिंदी को मैथमेटिक्स कंप्यूटर ली थी मैंने, इसलिए कंप्यूटर मेरी स्ट्रांग थी हमेशा से, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर ली थी। ओके। पूरे क्लास 12th में कोई ऐसी चीज जिसमें तुम्हें प्राउड हो, यार ये किया था, लिटरली कुछ ना कुछ तो मैंने उखाड़ा है? आप लोग हंसोगे। क्या? मैंने घूमा है तब भी मार्क्स लाया है। मैंने बहुत सुनी है, डैड सर मुझे बहुत चिल्लाते थे, तुम इतना घूमती रहती हो, कैसे हो जाएगा, हो गया। ओके, आई वाज थिंकिंग दैट कि हाँ पॉडकास्ट में तुम बैठोगी, 100% बैठोगी। ओके, सो एट द एंड में मैं स्टूडेंट्स आपसे सभी से यही कहना चाहूँगा कि प्रिपरेशन अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस पे करनी चाहिए। किसी और की दवा हर मर्ज पे नहीं चलती, हर डॉक्टर अलग पेशेंट के हिसाब से अलग दवा देता है। सामने वाला जो दवा लेके गया है वो आप अपने साथ लेके जाएंगे तो मर्ज बढ़ेगी, घटेगी कभी नहीं। तो बच्चे ध्यान रखना इस चीज़ का कि हर एक टॉपर में अपने कोई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। ऐसे तो तुम्हारे भी रहे होंगे। पॉजिटिव साइड तो बहुत देख लिया, क्या नेगेटिव साइड रहा तुम्हारा, जिससे तुम फील करते हो कि यार ये तो बेकार है मेरे में?
मैं प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मैं बहुत प्रोकास्टिनेट करती हूँ, मैं लास्ट मोमेंट के लिए टालना छोड़ती मटोली हूँ। बहुत है। हम लोग के एग्जाम्स में 4 दिन की छुट्टी होती थी बोर्ड्स में, मैं 2 दिन को मजे काटती थी, सीरीज देखती थी, गाना सुनती थी, 8-8 घंटे सोती थी। आखिरी के 2 दिन में याद आता था कि यार पढ़ लेते वरना नंबर नहीं आएंगे। लास्ट मिनटर। हाँ, आई एम लास्ट मिनटर। तो ये ऐसा भी तो कह सकते हैं कि तुम्हें ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा मेरे में। नहीं, बात तो सही है। अगर एक पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी हम लोग चेक करें तो देखें कि ज़्यादा समय की तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं रहती, तुम काम को कम समय में अचीव निपटा कर लेते। सकती हो। तो दैट मीन्स तुमने जैसे बताया कि इनिशियल स्टेजेस में तुमने इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया स्टडीज़ पे, लेकिन एट द एंड मोमेंट्स तुमने पूरा का पूरा लास्ट का किक बहुत अच्छी तरीके से दिया। हाँ। तो ये चीज़ है कि प्रोकास्टिनेशन एट द एंड में लोग कहते हैं ख़राब है। हाँ, हर सिचुएशंस में ख़राब होती है, लेकिन हर टाइम एक इंसान अलर्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि एट द एंड में हम लोग इंसान ही हैं। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग रोने लग जाते हैं कि मेरे नंबर नहीं आए है या फिर बहुत पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। इन सब से बचना है। हर मानसिक स्तर के हिसाब से जो एनालिसिस है, जो डीलिंग है, वो अलग अलग होती है स्टूडेंट्स की। आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। एंड अगेन थैंक यू सो मच अदिति, Thank you, sir. जो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया कॉमर्स क्लब के इस पॉडकास्ट में। एंड आई होप यू ऑल ऑल्सो कि आपके लाइफ में कोई ना कोई वैल्यूज ऐड हुई होगी। जाते जाते हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक चीज, एक टिप हम देना जरूर चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक टिप, अपने दोस्त सोच समझ के बनाना। ओह ऐसा। अगर तुम्हारे पास 2 ऐसे दोस्त हैं जो तुम्हारे हर चीज में साथ दे सकते हैं, जो तुम पढ़ नहीं रही हो तो तुमको एक मोटिवेशन दे सकते हैं, जो तुमको समझ ना आ रहा हो तुमको समझा सकते हैं, तो आई टेल यू दिस इज अ बून टू लाइफ। अगर तुम्हारे पास वो 2 दोस्त हैं, नॉट 100 दोस्त किसी के नहीं होते भी होंगे, आई डोंट नो। 100 दिखावे से अच्छा कि एक 2 दोस्त अच्छे हो, 2 दोस्त अच्छे हो। अच्छा, एक नहीं 2 ही होने चाहिए। अब वो एक भी चलता है। मेरे एक लड़का था, एक लड़की थी। ओके, सो दैट मीन्स एट द एंड में एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज ऑल्सो रियली नेसेसरी, कि आपके पास एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल सपोर्ट भी होना बहुत ज़रूरी होता है। भाई दोस्ती की महत्वता तो है। एंड again congratulations Aditi for scoring near about 7th rank in our district and hoping a lot of success to you ahead। और I hope आगे बहुत ज़्यादा हर जगह जिस भी फील्ड में जाओ उसमें सक्सेसफुल हो। Thank you, एंड दैट्स इट अबाउट द टुडेज पॉडकास्ट। और हम मिलेंगे आपसे एक और पॉडकास्ट में जहाँ पे कोई टॉपर हमारे साथ बैठा होगा और अपनी स्ट्रैटेजीज तुम्हारी लाइफ की वैल्यूज ऐड करने के लिए दे रहा होगा। दैट्स इट फॉर द टुडे स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव अ नाइस डे।